Hello friends, welcome to study NCRT. So guys, in last video we have studied that why India adopted the FPTP system. ठीक है, इंडिया ने जो है FPTP सिस्टम जो था उसको क्यों अडॉप्ट किया था. ठीक है, तो सो गाइज टुडे वी विल स्टार्ट रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज. ठीक है, तो देखिए रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज. देखिए जो इलेक्शन प्रोसेस होता है, जो इलेक्शन सिस्टम होता है, उसके अंदर देखिए कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स के लिए, कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस के लिए रिजर्व कर दिया जाता है. तो उसको जो है हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे. देखिए क्या है कि अगर हम बात करते हैं इंडिया की, ठीक है, इंडिया की अगर हम पास्ट में बात करते हैं तो इंडिया में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता था. ठीक है, अनटचेबिलिटी होती थी. ठीक है, तो अपर जो क्लास के जो पीपल होते थे वो लोअर कास्ट के जो पीपल होते थे उनके साथ डिस्क्रिमिनेट करते थे. ठीक है, तो उसमें क्या था कि जैसे कि हम बात करते हैं कि उस अब जो ये जो सिस्टम है जो हमारी कंट्री में प्रैक्टिस किया जाता है दैट इज FPTP सिस्टम. ठीक है, FPTP सिस्टम हमारी कंट्री में प्रैक्टिस किया जाता है. तो इसके अंदर अब ऑब्वियसली ये हो सकता है कि जो ये हो सकता है कि जो डोमिनेंट ग्रुप्स हैं, ठीक है, डोमिनेंट ग्रुप्स या फिर जो डोमिनेंट कास्ट हैं जो मेजोरिटी में है, हो सकता है वो जीत जाए, हो सकता है कि वो जीत जाए. ठीक है, वो हो सकता है जीत जाए, बट ये भी अब ये हो सकता है कि जो ओप्रेस्ड है, जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, अब वो जो है वो जीत ही ना पाए, ऐसा भी हो सकता है. ठीक है, तो इस वजह से क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर्स थे उन्हें इस बात का पता था कि आगे चलकर ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि इतने टाइम से देखिए कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो ये तो है नहीं कि आगे चलकर अगर हम ऐसा कोई उनके लिए कोई कानून नहीं बनाएंगे तो हो सकता है कि दोबारा से जो है उनको जो है ओप्रेस किया जाए. तो इंडिपेंडेंस से पहले भी अगर हम बात करते हैं, इंडिपेंडेंस से पहले जो आपने पढ़ा होगा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग की थी. ठीक है, तो जब आपने क्लास 10th में जो आपका चैप्टर था, ठीक है, थर्ड चैप्टर था आई थिंक, उसमें जो है हिस्ट्री के अंदर तो आपने पढ़ा था कि BR अम्बेडकर जो थे उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग की थी. बट महात्मा गांधी ने इनका जो जो डिसीजन था वो नहीं, मतलब उन्होंने नहीं माना था, तो उन्होंने जो है फास्ट अंटिल डेथ जो था वो रखा था. तो इस वजह से डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो है ये जो अपना जो इरादा था इसको बदल दिया, अपना डिसीजन वापस ले लिया था. एक्चुअल में अब ये सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम है क्या? देखिए इसमें क्या होता है कि जो वोटर्स होते हैं, ठीक है, जो वोटर्स होते हैं मतलब जो वोट डालेंगे वो क्या होंगे, एक तो अब जो वोटर्स हैं वो क्या है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करेंगे, और इसके साथ साथ जो कैंडिडेट खड़े होंगे, जो रिप्रेजेंटेटिव्स जो खड़े होंगे इलेक्शन में जीतने के लिए, वो भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से ही बिलोंग करेंगे. तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ये चाहते थे, बट इनका डिसीजन जो है माना नहीं गया. ठीक है, नेक्स्ट जो है, लेकिन ये चलो नहीं माना गया, लेकिन फिर भी जो है एक और सिस्टम जो है वो जो है वो जो है हमारी कंट्री में है, दैट इज रिजर्वेशन. मतलब कि इसमें जो है कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज के लिए, कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस के लिए जो है हम क्या करते हैं कि रिजर्व करके रखते हैं सीट्स को. इसमें क्या होता है कि जो वोटर्स होते हैं वो तो सभी, कोई भी सेक्शन हो, चाहे अपर कास्ट है चाहे लोअर कास्ट है, वो क्या करेगा कि वोट डाल सकता है. बट जो कैंडिडेट होंगे वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से ही बिलोंग करेंगे, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से जो है जो पर्टिकुलर कम्युनिटी से जो है एक कैंडिडेट जो है बिलोंग करना चाहिए. ठीक है, अब देखिए है क्या एक्चुअल में, तो देखिए हमारी कंट्री में जो डिप्रेस्ड जो सेक्शंस हैं जैसे कि SC या फिर ST, उनके लिए जो है रिजर्वेशंस की गई हैं. हमारी कंट्री में टोटल 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं. ठीक है, 543 क्या है कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, तो उनमें से 84 कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं वो SC के लिए रिजर्व्ड है, शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड है, एंड जो 47 है दैट आर रिजर्व्ड फॉर द ST. ठीक है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व है. अब जो ये रिजर्वेशंस थी ये एक्चुअली में जो है फर्स्ट 10 ईयर्स के लिए जो है
ये जो है ये मतलब रिजर्व करके रखी थी, लेकिन अब जो है गवर्नमेंट जो इसको एक्सटेंड कर दिया है 2020 तक किया है। आगे भी जो अगर हो सकता है अमेंडमेंट्स करके इसको और ज़्यादा जो है बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एक इंस्टीट्यूशन की, दैट इज डीलिमिटेशन कमीशन। ठीक है, डीलिमिटेशन कमीशन देखिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। ठीक है, इंडिपेंडेंट बॉडी होती है और इसको जो है प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करते हैं इस डीलिमिटेशन कमीशन को, एंड इट वर्क्स विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इलेक्शन कमीशन जो है इंडिया का, उसके साथ जो है ये कोलैबोरेट जो है करके जो है काम करती है। ठीक है, एंड इसका वर्क क्या होता है, दैट इट ड्रॉज अ बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज टू बी रिजर्व्ड। ये करती क्या है कि जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को हमने रिजर्व करना होता है उनको जो है इन उनकी जो बाउंड्रीज होती हैं उनको जो है ये ड्रॉ करती हैं, मतलब कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी को हमें रिजर्व करना है एससी या फिर एसटी के लिए। तो अब देखिए क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं अगर एससी या फिर एसटी के लिए जो है हमने अगर रिजर्व करनी है सीट्स को। तो एक्चुअल में अगर हम एससी की बात करें तो जो एससी जो कास्ट के जो पीपल होते हैं अगर हम उनके लिए रिजर्व करना चाहते हैं सीट्स को, तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉपुलेशन। जिन एरियाज के अंदर एससी पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है उन एरियाज को, उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को हम रिजर्व कर देते हैं। साथ ही साथ क्या होता है कि कई बार एससी जो पॉपुलेशन है वो वेरी करती है रीजन टू रीजन, तो मतलब क्या है ये जो रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है ये रोटेट होती रहती है। मतलब कई बार होता है कि किसी एरिया को रिजर्व कर देते हैं या कई बार किसी और एरिया को रिजर्व कर देते हैं। लेकिन जो एसटी के जो के बारे में अगर हम बात करें तो कोई पर्टिकुलर एरिया जो है जहाँ पर एसटी की पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है वहाँ पर जो है उनके लिए जो सीट है वो रिजर्व कर दी जाती है। तो एसटी जो पॉपुलेशन है वो वेरी नहीं करती ज़्यादा। ठीक है, तो ये जो एसटी के लिए जो पॉपुलेशन जहाँ जहाँ आप लगता है कि ज़्यादा लोग रहते हैं तो वहाँ पर जो है इनके लिए क्या कर दी जाती है, रिजर्व कर दी जाती है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड राइट टू कंटेस्ट। ठीक है, अब देखिए इससे पहले जो आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्शंस होते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में तो देखिए फ्री एंड फेयर ही होने चाहिए। ठीक है, कोई इम्पार्शियल जो है एक इलेक्शन सिस्टम होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए जहाँ पर जो वोटर्स होते हैं वो फ्री हों कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर सकें। तो ये तो देखिए मैंने यहाँ राइट नहीं किया, बट ये आपकी बुक में छोटा सा टॉपिक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ये मैंने आपको वैसे बता दिया। नेक्स्ट जो है हम टॉपिक जो करने जा रहे हैं दैट इज यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड राइट टू कंटेस्ट। ठीक है, राइट टू कंटेस्ट। देखिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब ये होता है कि सभी जो पीपल होते हैं उनके पास ये राइट है कि वो क्या डाल सके, अपना वोट जो है वो डाल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी कंट्रीज में देखिए बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशंस करके प्रोटेस्ट करके लोगों ने ये जो राइट था ये हासिल किया। ठीक है, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज में जो सिटीजन्स थे उन्हें लोगों जो रूलर्स थे उनके साथ युद्ध करने पड़े, फिर जाके जो उन्हें राइट टू वोट मिला। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है हमें राइट टू वोट जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का एक इंपॉर्टेंट डिसीजन था कि हाँ लोगों को तो ये देना ही है, और इसके ऊपर जो है कोई बहस भी नहीं हुई थी, जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, तो 1989 तक तो जो एज थी कि आप वोट डाल सकते हैं तो वो थी 21 एज। लेकिन 1989 के बाद 18 ईयर्स जो थी एज कर दी गई थी कि 18 ईयर्स तक 18 ईयर्स से बड़े जो लोग हैं वो जो हैं 18 ईयर्स के और 18 ईयर्स से बड़े जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं, उनके पास राइट टू वोट है। इसके साथ साथ ये नहीं है कि हमारे पास राइट टू वोट है, राइट टू कंटेस्ट नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास ये भी राइट है कि हम इलेक्शंस में खड़े भी हो सकते हैं। एक्चुअल में ये है कि जैसे कि हमें ये राइट मिला हुआ कि हम राइट टू वोट ठीक है डाल सकते हैं, लेकिन कई लोग जो है वो ये सोचते हैं कि ये राइट टू वोट जो है ना ये मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे देना चाहिए, लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को इतना पता था कि हमारी कंट्री के जो लोग हैं ठीक है उन्हें इतना तो पता है कि उनकी कंट्री के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। ठीक है, अपने क्या क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं, कौन उनकी प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह सुन सकता है, तो इतना तो एक अनएजुकेटेड पीपल को भी पता होता है। तो इस वजह से जो है कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस मैटर नहीं करती हैं आपको वोट डालने के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं राइट टू कंटेस्ट की, तो हमें इलेक्शंस में खड़े होने का भी क्या है, अधिकार है। तो अगर हम लोकसभा के इलेक्शंस में खड़े होना चाहते हैं तो हमारी एज 25 ईयर्स की होनी चाहिए, और अगर हम राज्यसभा के इलेक्शंस में खड़े होना चाहते हैं तो हमारी एज 30 ईयर्स मैक्सिमम जो है वो होनी ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो ये है कि मान लीजिए अगर किसी कैंडिडेट को, अगर किसी पर्सन को जो है वो 2 साल की जेल होती है तो उसको इलेक्शंस में खड़े होने जो है वो नहीं दिया जाता। इससे
बाकी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है कि एजुकेशन आपकी कितनी है, जेंडर क्या है, आप कौन सी कास्ट क्लास किससे बिलोंग करते हैं, कितनी इनकम है आपके पास, ये जो है ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन जो है हम स्टार्ट करेंगे।